स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग के क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। ओके, बिकॉज एक्चुअल में क्या है, एंट्रेंस आने वाला है तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो चलिए स्पेसिफिक चैप्टर से जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, आज चैप्टर 6 स्टाफिंग के कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है या कौन सा कॉम्पोनेंट है जो एक्सटर्नल सोर्स में नहीं आएगा। ऑप्शन ए कैंपस रिक्रूटमेंट, ऑप्शन बी प्रमोशन, ऑप्शन सी कैजुअल कॉलर्स, ऑप्शन डी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। वेरी इजी, यस बिल्कुल सही, ऑप्शन बी प्रमोशन। बिकॉज प्रमोशन किस में आता है? प्रमोशन आता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में, एक्सटर्नल सोर्स में नहीं आता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फिलिंग द वैकेंसीज विद एम्प्लॉयज फ्रॉम ओवर स्टाफ डिपार्टमेंट। इनमें से कौन से ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि एक अच्छी सोर्स है जिसमें वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, मतलब एक्चुअल में जहाँ पर ओवर स्टाफ है या ओवर एम्प्लॉयज़ हैं ज़रूरत से ज़्यादा, उन डिपार्टमेंट से एक्चुअल में फिलिंग कर सकते हैं वैकेंसीज की। तो यस बिल्कुल ऑप्शन ए ट्रांसफ़र, वेरी इजी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? चलिए मैं इसको एक्चुअल में ऊपर कर रही हूँ क्योंकि ये दो क्वेश्चन सबने देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3? अंडर दिस मैथड ऑफ रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स अवेलेबल। कौन से मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अकॉर्डिंग एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया जाता है जहाँ पर जॉब्स के रिगार्डिंग डिटेल्स प्रोवाइडेड करी जाती हैं। सो यस, बहुत ही ईजी है आंसर। हमें ऐसा याद हो जाए कि क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे माइंड में आंसर क्लिक हो जाए, हमें ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े। तो हम जानते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एक्चुअल में क्या करती है, कंपनी नोटिस बोर्ड पर नोटिस प्लेस कर देती है एंड एक्चुअल में जो भी वैकेंसीज के रिगार्डिंग मतलब जो भी जॉब के रिगार्डिंग वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल या प्रोवाइड कर देती है। तो क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। क्या है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? ऑप्शन में नहीं, नन ऑफ द अबव तो है, तो ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द अबव, क्योंकि राइट आंसर क्या होता? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यस बिल्कुल ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इनमें से कौन सा इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का एग्जाम्पल है? यस वेरी इजी, ऑप्शन ए ट्रांसफर। बिकॉज एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन, कैजुअल कॉलर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब किस में आते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन सा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को यूज करने का एडवांटेज नहीं है? हमारे पास क्वालिफाइड पर्सनल आएंगे, यस दिस इज एन एडवांटेज। चॉइस ज़्यादा होगी, यस बिल्कुल होगी। ओके, क्योंकि हम एक्चुअल में क्या है, हमारे पास इंटर्न सिर्फ ऐसा नहीं है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वैकेंसी को फुलफिल कर रहे हैं, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम आउटसाइडर्स को अप्रोच कर सकते हैं, चॉइस वाइड हो जाएगी। यस फ्रेश टैलेंट आएगा, हमारे पास यंग टैलेंट आएगा। इकोनॉमी का सोर्स है नहीं, कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस इनकट करने, मतलब काफ़ी खर्चा होगा, ये एक्सपेंसिव मैथड है, इकोनॉमिकल नहीं है। सो कौन सा एडवांटेज नहीं है? ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है? ओके, डिसएडवांटेज नहीं है। ऑप्शन ए डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। यस बिल्कुल, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करते हैं तो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ क्या होगा? डिससेटिस्फाइड होगा। दिस इज अ डिसएडवांटेज। लेंदी प्रोसेस है, यस बिकॉज एक्सटर्नल सोर्स की बात करते हैं पहले रिक्रूटमेंट, देन फिर सिलेक्शन, उसका सिलेक्शन का अपना डिटेल प्रोसेस, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, इसके अलावा इंडक्शन जो फ्रेश टैलेंट का है स्कोप वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है, मतलब फ्रेश टैलेंट का जो स्कोप है वो बढ़ जाएगा, हमारे पास वाइडर चॉइस होगी, फ्रेश टैलेंट हमारे पास आएगा। दिस इज नॉट अ डिसएडवांटेज, दिस इज अ एडवांटेज। कॉस्टली प्रोसेस है, ये तो लिमिटेशन है ना, डिसएडवांटेज। कौन सी डिसएडवांटेज नहीं है? सो ऑप्शन सी, दैट इज द स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। रिड्यूस थोड़ी होता है, रिड्यूस एक्चुअल में क्या है, मतलब हमारे पास फ्रेश टैलेंट जनरली रहता है, तो ये एक्चुअल में क्या स्कोप बढ़ जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7, क्या इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस में से कौन सा करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है? ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट। करियर ओरिएंटेड प्रोसेस कौन सा है? डेवलपमेंट, क्योंकि ओवरऑल क्या करी जा रही है? ग्रोथ एंश्योर करी जा रही है। क्योंकि ट्रेनिंग में तो लिमिटेड स्किल्स पे काम करा जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट में क्या होता है? ओवरऑल पर्सनालिटी पर या ओवरऑल क्या करी जाएगी? ग्रोथ इंश्योर करी जाएगी। तो यस बिल्कुल सही, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, करियर ओरिएंटेड प्रोसेस कौन सा है इसमें? डेवलपमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्टरी एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम
क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स को मेंटेन करते हैं। ऑप्शन ए प्लानिंग, ऑप्शन बी ऑर्गेनाइजिंग, ऑप्शन सी स्टाफिंग या ऑप्शन डी डायरेक्टिंग। वेरी इजी। स्टाफिंग में ही तो क्या करते हैं हम, सिलेक्शन की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें, फिर हम ऑब्टेन करेंगे, उसी के बाद हम उनको क्या कर पाएंगे, सेटिस्फाइड कर पाएंगे। सो यस, बिल्कुल ऑप्शन सी स्टाफिंग विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, this analysis would enable an assessment of the number and types of HR necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objective। इनमें से किस एनालिसिस के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नेसेसिटी है अलग अलग जॉब को परफॉर्म करने के लिए एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के रिगार्डिंग वो हम एसेस कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स या ऑल ऑफ दी अबव। हमें कितने लोग चाहिए और किस कैटेगरी है, किस नेचर के चाहिए अलग अलग जॉब या एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, इसके लिए कौन सा एनालिसिस हमारी हेल्प करेगा। यस, वेरी गुड, ऑप्शन बी, दैट इज वर्कलोड एनालिसिस। क्या करना पड़ेगा, वर्कलोड एनालिसिस करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि वर्कलोड क्या है, कितना काम है और किस किस एक्टिविटी में, कितने एक्शन में क्या है, किस किस एरिया या नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ में काम ज़्यादा है, उसके हिसाब से कितने काम करने वाले चाहिए और किस नेचर के चाहिए। नाउ 10 क्वेश्चन नंबर 10, दिस एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ HR अवेलेबल विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा एनालिसिस ये बताएगा कि एक्चुअल में कितने नंबर एंड कितने टाइप ऑफ HR अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्कलोड, ब्रेक इवन, वर्कफोर्स या ऑल ऑफ दी अबव। कौन सा एनालिसिस हेल्प करेगा, यस बिल्कुल वर्कफोर्स। हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितनी वर्कफोर्स अवेलेबल हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, वर्कफोर्स एनालिसिस वुड इनेबल टू नो वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज। अगर हमने वर्कफोर्स एनालिसिस कर लिया, मतलब ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि कितने HR अवेलेबल हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या हमें क्या पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड है, ओवर स्टाफ्ड है, ऑप्टिमली स्टाफ्ड है या ऑल ऑफ दी अबव। भाई सारी सिचुएशन पता चल जाएंगी। ये पता चल जाएगा कि वर्कफोर्स ज़्यादा है या वर्कफोर्स कम है या एक्चुअली वर्कफोर्स वर्कलोड के अकॉर्डिंग है। ये सारे एक्चुअल में क्या है, जो कॉन्सेप्ट हैं ये हम रिवील कर सकते हैं। Easy ना। Now question number 12, it refers to the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in the organization। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर कंपनी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए को सर्च करती है एंड इनको स्टिमुलेट करती है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग क्या करें, अप्लाई करें। सो यस बिल्कुल, क्या है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर सर्च करा जाता है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को और ये पॉजिटिव प्रोसेस है। Now the next question, it is a process of choosing from the pool of the prospective job candidate developed at the stage of recruitment। जो भी रिक्रूटमेंट के स्टेज पर जितने भी इकट्ठे जॉब कैंडिडेट्स आए हैं, कैंडिडेट्स जॉब के रिगार्डिंग आए हैं, उनको इकट्ठे में से मतलब चूज़ करना बहुत सारे लोगों में से, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वेरी इजी, सिलेक्शन। ठीक है, जहाँ पर हम बहुत सारे लोगों में से जो भी रिक्रूटमेंट स्टेज पर हमारे पास क्या आई है, जॉब एप्लीकेशंस हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनको चूज़ करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, सिलेक्शन। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, it is a process of introducing the selected employee to other employee and familiarizing him with the rules and policies of the organization। कौन से प्रोसेस की मदद से हम जो भी सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं न्यू, उनको अदर एम्प्लॉय से, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से फैमिलियराइज कराते हैं एंड साथ के साथ रूल्स एंड पॉलिसीज जो है ऑर्गेनाइजेशन की उनसे भी फैमिलियराइज कराते हैं। तो कौन सा प्रोसेस है, ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, जिसको ये इंडक्शन बोलते हैं। गुड, 14 का क्या होगा ऑप्शन ए, ओरिएंटेशन। नाउ Question number 15, it refers to the employee occupying the position or post for which the person has been selected। इसमें से किस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से इस चीज़ को रेफर कर रहा है कि जब एम्प्लॉय वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है, पोस्ट जिसके लिए उसको सेलेक्ट करा गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्लेसमेंट बोलते हैं। यस बिल्कुल सही, क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड। स्टाफिंग में कौन सा मतलब इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है स्टाफिंग में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट या ऑल ऑफ दी अबव। बताइए इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग में क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। भाई सिलेक्शन भी होगा, ट्रेनिंग होगी, रिक्रूटमेंट होगा, सारे आस्पेक्ट इंक्लूडेड हैं, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 17, वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इंक्लूड। जब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, वेरियस एक्टिविटीज़ हैं। अब वो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं ये आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है। द कंपनी हैव 2 डिफरेंट सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फिर मोस्ट सूटेबल सोर्स को या सोर्सेज को सिलेक्ट करना है। देन एप्लीकेशंस इनवाइट करनी है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को इनवाइट करना है फॉर द वैकेंसी। तो एक्चुअल में क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। ये देखना है कि कौन सा एक्चुअल में सोर्स ज़्यादा एक्चुअल में क्या है, प्रॉपर है, आइडेंटिफाई करना, देन सेलेक्ट करना, फिर इन्वाइट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इट रेफर्स टू दी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अलोंग दी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल मतलब कि
चेंज आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है एम्प्लॉयज़ के एक्चुअल में क्या है कह सकते हैं वर्क प्लेस में चेंज आ रहा है। किस में चेंज आ रहा है? वर्क प्लेस में चेंज आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजॉन्टल मतलब कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो क्या है ये? ट्रांसफर है। ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, प्रमोशन से क्या होगा? एक एम्प्लॉय शिफ्ट होता है हायर पोजीशन में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्चुअल में इंक्रीज हो जाती है, स्टेटस बढ़ जाता है, या सब? ऑल ऑफ दी अबव। नहीं, क्या होगा? आप हायर पोजीशन पे शिफ्ट कर दिए जाते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, जैसा ओहदा बढ़ेगा आपका स्टेटस बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज इन स्टेटस। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एम्प्लॉयज आर गिवन प्रमोशन, जब एम्प्लॉय को प्रमोट करा जाएगा देन देयर मोटिवेशन लेवल इंप्रूव्स, मोटिवेशन लेवल इंप्रूव होगा, लॉयल्टी इंक्रीज होगी, जॉब सेटिस्फैक्शन जो है लेवल, जॉब से सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो हाई हो जाएगा, या ऑल? बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दी अबव। भाई मोटिवेट भी होंगे, लॉयल्टी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज इफ़ यू आर डिजर्विंग देन कंपनी आपको क्या कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल में जो कहीं ना कहीं राइट है, जो बेनिफिट है वो आपको प्रोवाइड कर रही है, आपको प्रमोट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज सूटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज व्हेन वर्कलोड इज हाई और व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। इनमें से कौन सा सबसे सूटेबल तरीका है जब वर्कलोड ज़्यादा हो वैकेंसी को फिल करने के रिगार्डिंग, या नंबर ऑफ परमानेंट वर्कर्स क्या है एब्सेंट चल रहे हो? तो इनमें से कौन से सोर्स का इस्तेमाल करती है कंपनी, कौन सा सूटेबल है? तो एक्चुअल में क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जहाँ पर क्या करेगी? डायरेक्टली कॉल करेगी, नोटिस लगाएगी नोटिस बोर्ड पर, और वैकेंसीज जो भी हैं जॉब के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेगी। क्वेश्चन 22, किस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस एक्चुअल में मेंटेन करती है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का अपने ऑफिसेज में? मतलब जो वैसे सिलेक्ट नहीं हो पाए थे लेकिन उनका डेटा जो है वो रिकॉर्ड करा जाता है। इस मेथड को क्या बोलते हैं? कैजुअल कॉलर्स। यस, जहाँ पर क्या है कि कंपनी को मान लो फॉर एन एग्जांपल 100 एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है, लेकिन 110 उनको बेस्ट लग रहे हैं, तो क्या करेगी? 10 को एक कैजुअल कॉलर या वेटिंग लिस्ट में डाल देगी। आप लोग भी तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों में मतलब एंट्रेंस में क्या होता है, एक तो फाइनल सेलेक्टेड लिस्ट आती है, दूसरा आती है चांस में वो वेटिंग लिस्ट वाली, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या है, जिन लोगों का सेलेक्टेड नहीं है वो वेटिंग लिस्ट में चले जाते हैं। एक्चुअल में क्या है, उनका भी जो मार्क्स हैं वो बहुत बिलो मतलब ऑन एन एवरेज है, ठीक? तो एक्चुअल में क्या करा जाएगा, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट सीट छोड़ेंगे उनको क्या करा जाता है, फिर ऑफर करा जाता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलर्स या वेटिंग लिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? इस मतलब ये जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है बेसिकली स्पेशलाइजेज इन फिलिंग ऑफ द वैकेंसी मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल के रिगार्डिंग एक्चुअल में क्या है, ज़्यादा स्पेशलाइजेशन एक्सपेक्ट करी जाती है कि अगर इन पर्टिकुलर सोर्स से हम उस सोर्स का इस्तेमाल जब ही करेंगे जब हमें मिडिल एंड टॉप लेवल पर वैकेंसीज को फिल करना है। सो प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट इज द राइट आंसर। ये एक ऐसा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है जिसका इस्तेमाल मिडिल एंड टॉप लेवल पर अराइज हुई वैकेंसीज को फिल करने के रिगार्डिंग करा जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी यूजफुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर हायरिंग कैजुअल और बदली वर्कर्स टू कॉम्पोजिशन इज प्रोवाइडेड। मतलब जो भी दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनको कहीं ना कहीं हायर करने के लिए इनमें से सबसे यूजफुल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कौन सा है, जिनको डेली मतलब दिन के हिसाब से मजदूरी मिलती है? प्लेसमेंट एजेंसी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, या एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन? बिल्कुल सही, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वर्कर्स को अपने अंडर काम कराते हैं, फिर उनको दिन के हिसाब से मजदूरी पे करते हैं। सॉरी, अच्छा बदली वर्कर्स, सॉरी क्या होगा? यस बिल्कुल, ऑप्शन बी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। भाई जो लोअर लेवल की मतलब जो वर्कर्स कैटेगरी की जॉब्स होती हैं उनके लिए किसका इस्तेमाल करा जाता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, क्लोज लिजन मेंटेन करती है यूनिवर्सिटी से, वोकेशनल स्कूल्स, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से, ताकि वो क्वालिफाइड पर्सनल को वेरियस जॉब्स के रिगार्डिंग रिक्रूट कर सके। ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, ऐसे करके कंपनी कौन से सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का कौन सा एग्जाम्पल है? यस बिल्कुल सही, वेरी गुड, ऑप्शन डी, दैट इज कैंपस रिक्रूटमेंट, जहाँ पर कंपनी क्या करती है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में जाती है, जहाँ से वो फ्रेश एंड यंग टैलेंट को क्या कर सके, अप्रोच कर सके। नाउ क्वेश्चन 26, दिस टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन लर्निंग एबिलिटी और द एबिलिटी टू मेक डिसीजंस इन जजमेंट। कौन सा टेस्ट एक्चुअल में ये इंडिकेट करता है, या किस टेस्ट से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक इंसान की लर्न करने की एबिलिटी कितनी अच्छी है और वो कितना बेहतर डिसीजन एंड जजमेंट ले सकता है? तो इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस टेस्ट। यस बिल्कुल, कौन सा टेस्ट होता है? इंटेलिजेंस टेस्ट। सिलेक्शन में डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ट्रेड, इंटरेस्ट। नाउ क्वेश्चन 27, इनमें से कौन सा किस टेस्ट हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स की जो पोटेंशियल है वो मेजर कर सकते हैं नई चीज़ों को सीखने की, कि इंसान कितना जल्दी कितना तेज़ी से नई चीज़ों को एक्चुअल में क्या कर पा रहा है, कैच कर रहा है या सीख पा रहा है, लर्न कर पा रहा है। तो कौन सा टेस्ट है? एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 28,
इन these tests measure the existing skills of the individual in terms of the level of knowledge and proficiency in the area of professional technical training। कौन से टेस्ट से हम existing skills जो है इंडिविजुअल के अंदर मतलब इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ नॉलेज या प्रोफिशिएंसी जो है जिस एरिया में उसने काम करना है टेक्निकल ट्रेनिंग, इसके लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा? यस बिल्कुल, कौन सा टेस्ट? ट्रेड टेस्ट। जो आपको काम करना है उसके रिगार्डिंग कितनी नॉलेज है उन एरिया ऑफ प्रोफेशन या टेक्निकल ट्रेनिंग कैसी है आपकी। क्वेश्चन 29, इन टेस्ट का इस्तेमाल करा जाता है इंटरेस्ट टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पर्सन। एक्चुअल में पर्सन के इंटरेस्ट को या वो एक पर्टिकुलर पर्सन उस काम में कितना इन्वॉल्व है या कितना एक्चुअल में क्या इंटरेस्टेड है, ये फाइंड आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट करा जाएगा? क्वेश्चन में बहुत बड़ी हिंट है, कौन सा टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है? इंटरेस्ट टेस्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन 30, इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के लिए? वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड मनी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं एफर्ट्स हैं एंड मनी है उसका वेस्टेज कम हो जाएगा, मदद करेगी। एक्चुअल में क्या है, जो भी एफर्ट्स हैं या मनी है उनका वेस्टेज को रिड्यूस करेगी, बिल्कुल सही बात है, बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्या ये एडवांटेज कंपनी के लिए है या एम्प्लॉय के लिए? एम्प्लॉय के लिए है ना। दूसरा देखो, लीड टू बेटर करियर ऑफ द इंडिविजुअल का करियर बेटर होगा, मतलब आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप एक ब्राइट फ्यूचर प्रोवाइड कर रहे हो। एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा और एम्प्लॉय टर्नओवर एक्चुअल में क्या है इंक्रीज होगा, मतलब एब्सेंटिज्म कम होगा क्योंकि एक्चुअल में क्या है आप सिखा रहे हो, टाइम टू टाइम न्यू कॉन्सेप्ट से अवेयर करा रहे हो। तो कौन सा बेनिफिट नहीं है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा नहीं है? एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाएगी। ये किसके लिए है? ये एक्चुअल में किसके लिए है? ये इंडिविजुअल के लिए है या एम्प्लॉइज के लिए है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग? कौन सा ऑन द जॉब नहीं है? अप्रेंटिसशिप, इंडक्शन, इंटर्नशिप, वेस्टिबल ट्रेनिंग। बिल्कुल, कौन सा? वेस्टिबल। ये किस में आता है? ऑफ द जॉब में, जहाँ डमीज बनाए जाते हैं, फेक मॉडल्स तैयार करे जाते हैं, उस पर सिखाया जाता है काम, ट्रेन करा जाता है डमीज पर। Now the next question is there 32. Under this method of training, a trainee is put under the guidance of a master or worker. किस method of training के अंदर ट्रेनी को मास्टर वर्कर की गाइडेंस में ट्रेन करा जाता है? इंटर्नशिप, वेस्टिबल, अप्रेंटिसशिप या इंडक्शन? बिल्कुल, कहाँ पर एक्चुअली मास्टर होता है जो क्या करेगा? ट्रेनीज को ट्रेन करता है या उसकी गाइडेंस के अंदर जो ट्रेनी है वो काम सीखते हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। Now the next question, this type of training method is adopted when employees have to handle sophisticated machinery and equipment at their workplace. And इसमें से कौन से ट्रेनिंग मेथड का सवाल जब करा जाएगा जब कंपनी बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड मशीनरी से डील कर रही है या इक्विपमेंट्स अपने वर्क प्लेस पे, किसका इस्तेमाल करेगी? डमीज का, वेस्टिबल ट्रेनिंग का इस्तेमाल करेगी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33। ओके, तो एक्चुअली आई थिंक ये 31, 32, 33 सबने देख लिए होंगे। तो थोड़ा मैं एक्चुअली स्क्रीन को स्लो लेके चल रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है ना कि लेट ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ है तो पीछे चले जाते हैं, फिर उन्हें जब रिकॉर्डेड मोड में चली जाएगी जब देखने को मिलेगी, तो इसलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34, इसमें से कौन सी ट्रेनिंग किस टाइप की ट्रेनिंग है जो नए एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करी जाती है ताकि वो फेमिलराइज हो जाएं रूल्स एंड पॉलिसीज से, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच एक अच्छा रिलेशन बन जाए एंड सो ऑन? कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी? इंडक्शन ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही ईजी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक, 35, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ लाई करेंगी HRD के में, ठीक है, विद इन द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट? कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी? कॉम्पनसेशन फॉर्मुलेट करना, इंसेंटिव प्लान्स बनाना, हेल्दी लेबर रिलेशन इंश्योर करना, यूनियन मैनेजमेंट के रिलेशन को देखना, प्रोविज़न बनाना सोशल सिक्योरिटी के लिए एंड एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए, या ऑल? तो एक्चुअल में क्या है, HRD को सारे काम HR से रिलेटेड देखने हैं ना, चाहे वो कॉम्पनसेशन की बात हो, इंसेंटिव प्लान्स की बात हो रही है, लेबर के बीच मतलब जो लेबर के रिलेशन है दूसरे लेवल के साथ उनको अच्छा करना मैनेजमेंट के साथ, एंड सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के रिगार्डिंग प्रोविज़न क्रिएट करना, सारे काम किसके स्कोप में आते हैं? HRD। नाउ क्वेश्चन 36, कौन सा सही सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो इन्वॉल्व हैं स्टाफिंग प्रोसेस में? सही सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले क्या होती है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। कंपनी एस्टिमेट करेगी मैन पावर रिक्वायरमेंट को। तो भाई यहाँ पहले एस्टिमेट था लेकिन फिर सिलेक्शन आ रहा है, सिलेक्शन पहले थोड़ी आएगा, इसके बाद तो एस्टिमेटिंग के बाद क्या आता है? रिक्रूटमेंट आता है। ठीक, तो इधर चले हम, इधर गए ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी सही है भाई, पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब आपको अगर मैम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी होता है तो ऑप्शन में इतना ही दे रखा था। ठीक, तो इस लिहाज से तो ये बिल्कुल सही है ना।
नाउ 37 करेक्ट सीक्वेंस बनाना है, सिलेक्शन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। तो एक्चुअल में क्या है, सबसे पहले मेडिकल एग्जामिनेशन थोड़ी करा जाएगा, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड की चेकिंग होगी। अब देखो ये शुरुआत से स्टेप नहीं दे रखा, शुरुआत के स्टेप नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बीच के स्टेप से देखना है कौन सा सही जा रहा है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग होती है, फिर सेलेक्ट कर जाता है किसको रखना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं तो डी पे चले जाओ, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड की चेकिंग हो गई, फिर सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा, फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर जॉब ऑफर कर जाएगी, देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनेगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। जैसे बता रही हूँ ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करनी है, फिर एक्चुअल में क्या करना है, सिलेक्शन टेस्ट होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, नहीं, जिस तरीके से जहाँ स्टेप्स हमें दे रखे हैं उस मैनर में हमें इनको सही फॉर्म में पहचानना है कि कौन सा सही सीक्वेंस है। Now question 38, Lalit actually has always been fascinated by the hand woven textile design। इसलिए उसने क्या मतलब बहुत उसका एक्चुअली क्या है, इमेजिन करता रहता है हैंड वुवन टेक्सटाइल डिज़ाइन की, इसलिए वो डिसाइड करा कि वो एक्चुअली व्यूअर बनेगा। ही वॉज टोल्ड दैट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड लीव दिस वर्कमैनशिप, उसने क्या करना पड़ेगा, एक मास्टर वर्कर की गाइडेंस में काम करना पड़ेगा कुछ सालों तक, तब वो क्या हो पाएगा, इस काम में एक्सपर्ट या स्पेशलाइज हो पाएगा। कौन सी ट्रेनिंग का यहाँ जिक्र करा जा रहा है कि एक मास्टर एक्चुअल में क्या करना है, मास्टर वर्कर के अंडर में काम करना है। तो मास्टर वर्कर के ऑब्जर्वेशन में जो ट्रेनिंग होती है उसका नाम क्या है, यस बिल्कुल, कौन सी ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, कुंदन ने एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट ज्वाइन करा है एक फैक्ट्री वर्कर के बतौर, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मतलब सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर उसको काम करना पड़ेगा, तो उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब बताइए कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी उसको, क्योंकि मशीनरी कैसी है, बहुत एक्सपेंसिव है, सोफिस्टिकेटेड है। कौन सी ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, यस बिल्कुल, कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी, वेस्टिबल ट्रेनिंग दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब एप्लीकेशन में जो पोस्ट किस पोस्ट के लिए थी, प्रोडक्शन मैनेजर के लिए। केतन ने डिटेल्स दी हैं, केतन हैड गिवन डिटेल्स, अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर को कंपनी ने कांटेक्ट करा जनरल मैनेजर से प्रेजेंट कंपनी के, ताकि वो केतन की क्रेडिबिलिटी को मेजर कर सके। बताइए कौन सा स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस का है जो लाइन में बताया जा रहा है, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेकिंग, सिलेक्शन। इसने अपने एप्लीकेशन में क्या मेंशन करा कि एक्चुअली फॉर द प्रोडक्शन मैनेजर की बतौर है, तो उसने प्रेजेंट जहाँ पहले काम कर रहा था वो, ठीक है, कर रहा है, उसकी डिटेल्स दी है। तो कंपनी वहाँ से क्या करेगी, क्रॉस चेक कर रही है कि वो सही है या नहीं, उसने काम करा है इतने टाइम पीरियड तक या नहीं, जो भी उसने डिटेल्स मेंशन करी, तो क्या करा जा रहा है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड की चेकिंग हो रही है। नाउ क्वेश्चन 41, अरुणा ने अप्लाई करा है एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की पोस्ट के लिए एक रेप्यूटेड स्कूल में दिल्ली के अंदर। आफ्टर सक्सेसफुल क्लियरिंग द टेस्ट एंड इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू एंड टेस्ट क्लियर करने के बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करा गया है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से ज्वाइन करना है। तो कौन सा स्टेप है जहाँ जिसका जिक्र करा जा रहा है, एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, क्या करा जा रहा है, क्या था क्वेश्चन में कि उसको शी वॉज ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफर करा जा चुका है। तो क्वेश्चन में इतनी बड़ी हिंट है, कौन सा स्टेप है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन चुका है, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42, रोशनी लिमिटेड एक कंपनी है जो लाइट्स एंड इल्यूमिनेशन में डील कर रही है। जब भी कंपनी को डेली वेज वर्कर्स की ज़रूरत होती है तो नोटिस वो अपने फैक्ट्री गेट के बाहर लगा देती है। इसके लिए कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल कर रही है कंपनी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का। जब भी नोटिस की बात आ जाए, डायरेक्ट नोटिस से अप्रोच करे हो, तो कौन सा एग्जाम्पल है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम्पल है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, when the principal of Golden Life Public School was on the verge of retirement, the management of the school contacted a specialized business firm in order to fill up the vacancy। अब देखिए एक स्कूल के मतलब गोल्डन लाइफ पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जब रिटायरमेंट की एज पर पहुंच रहे हैं, तो स्कूल के मैनेजर ने कांटेक्ट करा एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस फर्म से, ताकि उनके जाने के बाद जो वैकेंसी अराइज होगी उसको फिल अप कैसे करा जाए। तो कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, क्या कर रहे हैं, ये एक हाई लेवल की जॉब है ना, और टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल की जॉब के लिए क्या करती है, किससे कंसल्ट करती है वैकेंसी को फिल करने के लिए, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन 44, राकेश क्या कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बतौर काम कर रहा है एक आईटी कंपनी में। उसको एक्चुअल में क्या है, उसने अपने क्लोज फ्रेंड का रेफरेंस प्रोवाइड करा है रोहन का, एचआरडी को, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को, सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। रोहन को ड्यूली सेलेक्ट कर लिया गया है कंसर्न पोस्ट के लिए। बताइए कौन सा सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। भाई दोस्त ने दोस्त की मदद की रही है, पहले राकेश काम कर रहा था आईटी कंपनी में, वहीं एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने अपने दोस्त के बारे में सजेस्ट कर दिया एचआरडी को, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को उसको कंसीडर करा गया, उसको पोस्ट दे दी गई। क्या है ये, एक्चुअल में रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय नहीं तो रिकमेंड करा, राकेश ने रोहन के रिगार्डिंग रिकमेंड करा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, क्या कह रहा है क्वेश्चन 45, व्हेन
जसकरण सिंह ने अप्लाई जब करा कंप्यूटर टीचर के लिए भुवनेश्वर के स्कूल में, तो उनको पूछा गया कि मतलब कि आपको पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है पर्टिकुलर टॉपिक पर सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान। तो बताइए कौन सा टाइप मतलब किस सिलेक्शन टेस्ट का यहाँ पर जिक्र करा जा रहा है इन अबव लाइन में। कि उनसे क्या कहा कि भाई एक्चुअल में क्या है, पीपीटी बनाकर दिखाओ क्योंकि आप कंप्यूटर के टीचर की जॉब के लिए सो ऑन। तो ये जानना चाह रहे हैं ना कि जो काम जिस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई करा है उस फील्ड में उन्हें कितनी नॉलेज है, प्रोफेशनल एक्चुअल में क्या है, स्पेशलाइजेशन कैसा है। तो किस टेस्ट का यहाँ पर जिक्र करा जा रहा है, ट्रेड टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग चैप्टर 5। ऑर्गेनाइजिंग तो हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं स्टाफिंग चैप्टर से। अरे बहुत इजी क्वेश्चन थे और इजी एक्चुअल में जब चीज़ें ज़्यादा लगती हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ओके, तो आई होप कि सारे आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुए हों और ये चीज़ें आपकी हेल्प कर रही हैं। और जैसे कि हमने एक्चुअल में क्या है बोला था कि आपके पेपर होंगे, तो सैम्पल पेपर्स एक्चुअल में क्या है चेक करिए स्टडी मटेरियल में 180 एक्चुअल में क्या है क्वेश्चंस वाले सैम्पल पेपर पहले भी प्रोवाइड करा गया है और अब भी एक्चुअल में क्या है टाइम टू टाइम उनको अपलोड करा जा रहा है। सो स्टूडेंट अपनी तैयारी करते रहिए, टाइम कम है लेकिन मेहनत एक्चुअल में क्या है ज़्यादा करनी है, बढ़ा देनी है। आपने टाइम कम है लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी है और इंशाल्लाह आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है, क्योंकि इंसान जब मेहनत करता है तो मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो चलिए इंशाल्लाह दुआ करें, मेहनत करें कि अल्लाह ताला सबको कामयाबी दे। चलिए इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहाँ पर हम चैप्टर 7 डायरेक्टिंग के क्वेश्चंस को करेंगे डिस्कस। टिल देन कीप लर्निंग स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।